हेलो बच्चों, कैसे हो सब। मैं आपका दास सर एक बार फिर आप सभी के सामने क्लास 12th की फिजिक्स को लेकर के आए हैं। क्लास 12th के लास्ट के लेक्चर में बच्चों मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है, किस तरीके से व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ करके मीटर ब्रिज का हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। आज का लेक्चर बेटा व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज़ करके हम लोग पोटेंशियोमीटर किस तरीके से काम करता है उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा बेटा वो होगा पोटेंशियोमीटर। आज हम लोग पोटेंशियोमीटर से स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक। पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर नाम सुन करके सबसे पहला जो दिमाग में ख्याल आता है कि वो एक्चुअली ये पोटेंशियोमीटर है क्या। सबसे पहला चीज, व्हाट इज दिस पोटेंशियोमीटर। सो यहां मैं लिख रहा हूं बेटा, पोटेंशियोमीटर is a device potentiometer is a device which can measure the EMF of a cell comparatively मैं कंपैरेटिवली क्यों बोल रहा हूं अभी आपको समझ में आ जाएगा। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करता है। क्लियर है बेटा। नाउ इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्या करता है बेटा, वर्क करता है। तो चलो इसका कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो सबसे पहला हम लोग इसको पढ़ेंगे कि इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। और कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए बच्चों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक वुडन बोर्ड होता है। तो मैं वो वुडन बोर्ड यहाँ नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। हमारे पास कॉपर की स्ट्रिप्स होती हैं। तो यहाँ पर मेरे पास 3 कॉपर की स्ट्रिप्स हैं और यहाँ पर बेटा 2 कॉपर की स्ट्रिप्स हम लोग लेते हैं इस साइड में। ठीक, अब ये जो कॉपर स्ट्रिप्स हैं, इस कॉपर स्ट्रिप्स के साथ कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन का रेजिस्टिव वायर जुड़ा होता है। कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन का, या तो कॉन्स्टेंटेन लेंगे या तो मैग्नीन का लेंगे, रेजिस्टिव वायर जुड़ा होता है ऐसे। ठीक, ये क्या है, ये है कॉपर स्ट्रिप। ये क्या है, ये है कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन वायर। कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन वायर। अब इसके नीचे की तरफ बेटा यहां पर 1 मीटर स्केल होता है। एक मीटर स्केल होता है। आपको पता है कि मीटर स्केल का यहाँ पर क्या काम है बेटा। हाँ, जिस तरीके से हम लोगों ने मीटर ब्रिज में मीटर स्केल का यूज किया था बेटा, क्या, नल पॉइंट का वैल्यू नोट करने के लिए। यहां से यहां तक 100 सेंटीमीटर है बेटा, ये भी 100 सेंटीमीटर, ये भी 100 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर के यहाँ पर 4 वायर्स है। इसी के बीच में हमको अपना जॉकी जो स्लाइडर है उसको यहाँ घुमाना होता है। समझ में आई बात बेटा। तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन पोटेंशियोमीटर का। अब इस कंस्ट्रक्शन को बेटा मैं नोट कर देता हूँ आपके लिए कि इस क्या क्या है इसके अंदर। एक्चुअली आपके नोट डाउन करने के लिए ज़रूरी है, ये अपने नोट्स में आप लोगों को इसको नोट कर लेना। देयर इज़ अ वुडन बोर्ड
there is a wooden board, there is a wooden board over which there are 1 2 3 4 5 copper strips. On the copper strip, Constantine or manganese wire are connected. There is also a meter scale एक मीटर स्केल भी होता है। ठीक है बेटा, चलो अब हम लोग इसके एप्लीकेशन को देख लेते हैं कि ये एप्लीकेशन यानी कि वर्क कैसे करता है, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एप्लीकेशन। तो बेटा देखो, जो पोटेंशियोमीटर है उसका जो एप्लीकेशन यहाँ पर मैंने लिखा क्या, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल कंपैरेटिवली। तो ईएमएफ सेल का ईएमएफ कंपैरेटिवली फाइंड कर सकता है एंड इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड कर सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस को भी फाइंड कर सकता है सेल के। तो इसका जो एप्लीकेशन है बेटा वो दो पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहला जो पार्ट होगा वो कंपेयर करेंगे दो सेल के ईएमएफ का, यानी कि इसका एप्लीकेशन दो पार्ट में बटा हुआ है। तो सबसे पहला जो पार्ट होगा बेटा, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, और जो इसका दूसरा एप्लीकेशन है बेटा वो है टू मेजर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। ओके बच्चों, तो आप लोग देख लिया कि इसके दो एप्लीकेशन है और दोनों एप्लीकेशन को हम लोग एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है। तब तक के लिए आप लोग इसको बेटा स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट डाउन कर लो। ओके बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो हमारा जो पहला एप्लीकेशन है बेटा, इस पहले एप्लीकेशन में हम लोग पढ़ेंगे टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करते हैं। चलो अब कैसे करना होगा, तो इसके लिए आपको सर्किट डायग्राम एक बनाना पड़ेगा। इसके लिए आपको एक सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पे ये एक कॉपर स्ट्रिप, ये दूसरा कॉपर स्ट्रिप, ये तीसरा कॉपर स्ट्रिप, ये एक और कॉपर स्ट्रिप और ये एक और कॉपर स्ट्रिप। अब इस कॉपर स्ट्रिप में बेटा क्या लगा होता है, कॉन्स्टेंटाइन और मैग्नीन का वायर लगा होता है। ओके अब यहां से यानी कि इस वाले एंड से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहां पर बेटा हम लोग लगाते हैं एक रेहोस्टेट, यहां पर एक रेहोस्टेट लगा होता है। अब रेहोस्टेट के बाद बेटा यहां पर हम लगाते हैं एक सेल, अब सेल है तो बेटा यहाँ पर हम लोग एक एमीटर लगाएंगे ताकि हम लोग करंट को चेक कर पाएँ कि करंट कितना जा रहा है यहाँ से। और इसे हम लोग एक की की सहायता से इधर की तरफ ऐड कर देंगे। ओके, क्या किया बेटा, एक रेहोस्टेट लगाया, रेहोस्टेट के बाद एक सेल लगाया, सेल के बाद एक एमीटर लगाया, एमीटर के बाद एक की लगा दिया ताकि सर्किट को ओपन या क्लोज किया जा सके। ठीक है, हमें क्या करना है, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। यानी कि हमारे पास दो सेल होंगे बेटा। अब इन दो सेल्स को हम लोग इस सर्किट में जोड़ते हैं। दो सेल को इस सर्किट में कैसे ऐड करेंगे,
तो ये कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पर मेरे पास एक सेल हो गया बेटा, और यहाँ पर मेरे पास एक और सेल हो गया। हाँ डेफिनेटली यहाँ पर एक मीटर स्केल भी होगा बेटा, मैंने मीटर स्केल नहीं बनाया तो बना लेते हैं मीटर स्केल भी। चलो ये मीटर स्केल हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा एक टू वे स्विच लगा होता है। क्या लगा होता है? टू वे स्विच। अब ये टू वे स्विच क्या करता है मैं आपको बता दूं कि एक बार मैं इस वाले सेल को सर्किट में कनेक्ट करूंगा, एक बार इस वाले सेल को कनेक्ट करूंगा। ठीक है, टू वे स्विच का यही काम है कि एक ही टाइम पे दो अलग अलग सेल को आपस में कनेक्ट कर सकता है। फिर यहाँ पर बेटा एक गैल्वेनोमीटर लगा होगा, और ये गैल्वेनोमीटर का एक जॉकी निकला होगा, स्लाइडर जिसको हम लोग कहते हैं। तो चलो ठीक है, स्लाइडर सपोज करते हैं कि पहले सेल में जुड़ा है, तो इसका जो नल पॉइंट मिला वो इधर मिला, यहां। ठीक है, चलो सर्किट डायग्राम मैंने बना दिया, आपको सर्किट डायग्राम समझने में आसानी होगा। मैंने एक एंड से रियोस्टेट को लगाया, फिर यहां पर मैंने एक सेल लगाया, एक बैटरी लगाया जिसको हम लोग ड्राइवर बैटरी कहते हैं बेटा। तो यहाँ पर मैं नाम रख दे रहा हूँ, ये RH हो गया रियोस्टेट, और ये हो गया आपका ड्राइवर बैटरी, ये हो गया एमीटर, ये होगा की। अब सवाल ये है कि ये जो बैटरी है वो इस सर्किट में इसका काम क्या है? तो ड्राइवर बैटरी फ्लोज अ कांस्टेंट करंट थ्रू आउट द सर्किट। ये जो सर्किट है, इस सर्किट में एक कांस्टेंट करंट को फ्लो कराता है, क्या? ड्राइवर बैटरी। ठीक है, यहां लिख देता हूं, इन द सर्किट there is a rheostat with a driver battery. By using rheostat, we keep a constant current throughout the circuit. सर्किट में एक सर्किट क्या करते हैं? कांस्टेंट करंट को फ्लो कराते हैं, यानी कि इस सर्किट में जो करंट फ्लो होगा बेटा वो कांस्टेंट फ्लो होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है। नाउ ये सपोज करते हैं E1 सेल है, ये E2 सेल है। नाउ फर्स्टली we will connect E1 cell with the circuit, E1 सेल हम लोग कैलकुलेट करेंगे विद द सर्किट। सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट आपका A है और ये पॉइंट B जो नल पॉइंट है, एंड वी विल सर्च नल पॉइंट। अब देखो करना क्या है, सबसे पहले हम लोग E1 सेल को सर्किट में कनेक्ट करेंगे, और उसके बाद ये जो जॉकी है बेटा वो इस वायर के ऊपर हम लोग स्लाइड करेंगे, जिस भी पॉइंट पर हमें क्या मिलेगा? नल पॉइंट मिलेगा, मीटर स्केल से उसका लेंथ हम लोग नोट कर लेंगे। तो पहले वाले केस में हमको यहां पर B पॉइंट पे नल पॉइंट मिल रहा है, तो जो लेंथ आपको नोट करना वो कैसे करना पड़ेगा? तो ये देखो यहां से यहां तक तो पूरा है वायर, अरे यहीं से तो कनेक्टेड पूरा वायर, यहां से यहां तक पूरा कनेक्ट है, फिर यहां से यहां तक जा रहा है, यानी कि ये पूरा लेंथ और ये लेंथ। क्यों? तो सपोज कर लेते हैं नल पॉइंट दैट इज x1, सपोज कर लेते हैं ये x1 है, L1 भी ले सकते हैं, जो मन करे आपको वो ले लेना। मैंने यहां पर x1 सपोज कर लिया, यहां से यहां तक x1 लेंथ है। क्लियर है? कोई डाउट? चलो ठीक है। अब जब आपको पता है कि ये एक नल पॉइंट है, तो मुझे ये बताओ क्या इस सर्किट से कोई करंट फ्लो हो रहा होगा? यहां से कोई करंट फ्लो हो रहा होगा, इस सेल से कोई करंट फ्लो हो रहा होगा यहां की तरफ, I डैश
नहीं होगा। नल पॉइंट है ना बेटा, नल पॉइंट में ये गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं देता है, और गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, इसका मतलब है करंट जीरो है। यानी कि इस सर्किट से हो करके ये वाला जो सेल कनेक्ट है E1, ये वाला जो सर्किट है, इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। अब मुझे ये बताओ कि ये वाला जो सेल है, ये यहां से यहां तक कोई भी करंट को फ्लो नहीं कर रहा है, यहां से यहां तक कोई भी करंट को फ्लो नहीं करा रहा है। अब मैं फाइंड करना चाहता हूं इस और इस पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, पोटेंशियल ड्रॉप। सो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AB, AB के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है, तो VAB होगा बेटा, इक्वल्स टू क्या होता है पोटेंशियल ड्रॉप I इंटू आर, I इंटू रो, आर मतलब क्या, इसका रेजिस्टेंस बेटा, ये कितना रेजिस्टेंस है, क्योंकि A और B के बीच में इतना ही रेजिस्टेंस तो कनेक्टेड है, रो X1 अपॉन A, जहां पर रो कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीट वायर का रेजिस्टिविटी है और A क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो हमें VAB मिल गया, यहां से यहां तक पोटेंशियल ड्रॉप मिल गया। अब मुझे एक सवाल है आपसे, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप VAB है और इस सेल से यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है। देखो जरा सा, ये सेल चाहेगा, ये वाला जो ड्राइवर बैटरी है वो चाहेगा कि करंट को यहां से भेज दे, चाहेगा ना करंट यहां से भी जाए, लेकिन करंट यहां से जा नहीं रहा है क्योंकि आई हम लोग जीरो करके रखे हैं यहां पर नल पॉइंट। यानी कि ये वाला जो सेल है बेटा, जो भी करंट यहां से जाना चाहता है उसको अपोज कर दे रहा है, और वो करंट कितना है, आई करंट को क्या कर रहा है, ये रोक रहा है, ब्लॉक कर रहा है, नहीं चाह रहा कि यहां से कोई करंट जाए, यहां से कोई करंट जाए ऐसा नहीं चाह रहा है। कौन सा सेल, ये वाला सेल। इसका मतलब है ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप है VAB है, यहां पर जो पोटेंशियल है, वोल्टेज है, वो E1 के इक्वल होगा, E1 के इक्वल होगा, तभी तो यहां से कोई करंट नहीं जाएगा। बेटा देखो, अगर मैं किसी फोर्स को, यहां से एक F न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इसको मुझे ब्लॉक कराना होगा तो F न्यूटन का ही तो फोर्स लगाएंगे। सिमिलरली यहां से एक कोई भी करंट नहीं जा रहा है, तो यहां से करंट को ब्लॉक करने के लिए कितना पोटेंशियल उसको जरूरत पड़ेगा, जितना पोटेंशियल A और B के बीच में होगा वही तो इस सेल का भी EMF होगा, E1। बिल्कुल, तो यहां पर हम लोग बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग नाउ वी विल कनेक्ट सेल E2 इन द सर्किट। E2 सेल को हम लोग क्या करेंगे, सर्किट में कनेक्ट कर देंगे। तो अब हम लोग सपोज कर लेते हैं कि जो E2 सेल को कनेक्ट किया हम लोगों ने, दूसरे पेन से मैं बना देता हूं, यहाँ पे इसको जो कनेक्ट किया, तो इसके वजह से जो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आया बेटा, ये आया, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन यहाँ आया। तो AB था, अब सपोज कर लेते हैं AC है, AC है ना, तो VAC कितना हो जाएगा, फिर वही होगा I इंटू रो, यहां पर X2 अपॉन A, यानी कि यहां से यहां तक का जो लेंथ है बेटा वो क्या है, X2 है, ये मैंने यहां पर लिखा। अच्छा, फिर वही सवाल कि यहां से कोई करंट जा रहा है इस वाले सर्किट से, ब्लैक वाला जो मैंने बनाया है, इस सर्किट को जब कनेक्ट किया, यहां से कोई करंट जा रहा है, नहीं जा रहा है, यानी कि जो E2 सेल का EMF होगा वो VAC के इक्वल होगा। फिर वही कॉन्सेप्ट, फोर्स यहां से लग रहा है तो ब्लॉक करने के लिए उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा। करंट यहां से जाना चाह रहा है लेकिन E2 सेल करंट को यहां से भेज नहीं रहा है, इसका मतलब E2 जो भी EMF होगा वो A और C के पोटेंशियल ड्रॉप के इक्वल होगा, दैट इज E2, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन नंबर 2। नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाई 2, दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, डिवाइड कर देते हैं। अब डिवाइड करने के बाद क्या होगा, जरा सा देखो, E1 अपॉन E2 इक्वल टू I रो X1 अपॉन A डिवाइडेड ओवर I रो X2 अपॉन A। I से I कटेगा, रो से रो कटेगा, A से A कट जाएगा, आपको मिलेगा E1 अपॉन E2 इक्वल टू
x1 अपॉन x2। ये हो गया बेटा, काम खत्म। देखो दोनों सेल के ईएमएफ को हम लोग लेंथ के साथ कंपेयर कर रहे हैं, दोनों सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर लिया, तो यही तो करना था, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल। समझ में यार? एक बार और बता देता हूं इसको किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो सबसे पहले ये वाला जो सर्किट है इसको सर्किट में जोड़ देंगे। क्या काम होगा इस वाले सर्किट का? इस वाले सर्किट का काम है कि यहां पर इस जो सर्किट में है करंट आई कांस्टेंट रहे, जिसके लिए ड्राइवर बैटरी ने एक करंट निकाला, और कांस्टेंट करने के लिए हम लोग रियोस्टेट का यूज कर लेंगे, यानी कि आई आपका कांस्टेंट होना चाहिए। उसके बाद क्या किया बेटा, मैंने पॉइंट ए से दो सेल को जोड़ा टू वे स्विच के हेल्प से। ये क्या है? टू वे स्विच है, टू वे स्विच है। सबसे पहले E1 सेल को कैलकुलेट किया और स्लाइडर से ले जा करके मैंने x1 लेंथ को नोट कर लिया। ठीक है, अब x1 लेंथ को नोट करने के बाद बेटा सवाल यह आता है कि E1 से तो कोई करंट नहीं जा रहा है, इस रास्ते से तो कोई करंट नहीं जा रहा है। मैंने यहां पर नल पॉइंट खोजा। नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, यानी कि यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है। जो भी करंट जा रहा है वो ऐसे करके जा रहा है। समझ रहे बात को? तो A और B के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो E1 के इक्वल होगा, क्योंकि E1 उतना ही करंट को अपोज कर सकता है। पूरे करंट को ब्लॉक करना है ना इसको, तो करंट को ब्लॉक करने के लिए A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही होगा E1। फोर्स वाले के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझना। तो VAB इक्वल टू आई इंटू रो x1 अपॉन ए, E1 हो गया। सिमिलरली फिर दूसरे सेल को कनेक्ट करेंगे और फिर वही काम करेंगे, तो एक और नल पॉइंट मिलेगा हमें, और इसको हम लोग लिखेंगे VAC इक्वल टू आई रो x2 अपॉन ए E2। E1 अपॉन E2 इक्वल टू आई से आई कट गया, रो से रो कट गया, x1 अपॉन ए, x2 अपॉन ए से ए कट गया, x1 अपॉन x2, और यहीं पे मेरा काम खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से बेटा हम लोग दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर कर लेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा बेटा। इसको आप लोग नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो उम्मीद करते हैं कि आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब जो है हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड करेंगे। इसका जो सेकंड एप्लीकेशन है बेटा वो टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना। तो इसके लिए भी सर्किट बनाना पड़ेगा आपको। चलो सबसे पहला काम कर लेते हैं, सर्किट बना लेते हैं। तो बेटा यहाँ पर मैंने एक कॉपर स्ट्रिप ले लिया, यहाँ पर मैंने दूसरा कॉपर स्ट्रिप ले लिया, यहाँ पर मैंने तीसरा कॉपर स्ट्रिप ले लिया। इसके बाद हम लोग एक कॉपर स्ट्रिप ये लिया और दूसरा कॉपर स्ट्रिप ये ले लिया। यहाँ पर मैंने एक लगा दिया बेटा मीटर स्केल। क्या होता है बेटा, कॉन्स्टेंटेन और मैग्नीन वायर इस तरीके से जुड़ा होता है यहाँ पर। ओके, फिर क्या होता है बेटा, इस सर्किट में कांस्टेंट करंट फ्लो कराने के लिए एक सर्किट को जोड़ते हैं हम लोग। तो चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। तो बेटा यहां पर मैंने एक स्विच लगा दिया। सेम प्रोसेस है बेटा, बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेम सर्किट डायग्राम है। यहाँ पर एक रियोस्टेट लग गया और ये रियोस्टेट कुछ इस तरीके से। ठीक, रियोस्टेट के बाद बेटा मैंने एक सेल लगा दिया। इसके बाद बेटा मैंने एक एमीटर लगा दिया और इसको ले आकर के इससे जोड़ दिया। अब देखो बेटा ये जो एमीटर लगा हुआ है यहाँ पे, ये क्यों लगा हुआ है? करंट को कांस्टेंट रखना है ना सर्किट में। तो जब करंट को कांस्टेंट रखना होता है सर्किट में, तो हमें देखना भी तो है कितना करंट जा रहा है। रियोस्टेट की हेल्प से हम लोग सर्किट में लगा लेते हैं। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहां पर एक सेल लगाते हैं। जिस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है उस सेल को हम लोग यहां पर कनेक्ट करते हैं।
की लगा देंगे, गैल्वेनोमीटर लगा देंगे और इस गैल्वेनोमीटर से नल पॉइंट हम लोग खोज लेंगे। चल, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। सपोज करते हैं यहां पर मुझे नल पॉइंट मिला हो, ठीक है। ये अभी सर्किट का एक पार्ट है बेटा। अभी मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए कुछ नहीं किया है, ठीक है। तो फिर वही काम, in the circuit the driver battery keep constant current throughout the circuit. क्या करता है, पूरे सर्किट में कांस्टेंट करंट को फ्लो करता है विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। ठीक है। नाउ a cell which internal resistance is to be found, internal resistance is to be found, is connected as shown in the circuit. सर्किट में जोड़ देते हैं and with galvanometer we find null point. गैल्वेनोमीटर की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, नल पॉइंट फाइंड करते हैं से x1, यहां पर भी ये x1 होगा। अब बेटा ये जो है E है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, मैंने यहां से नल पॉइंट को खोजा, यानी कि यहां से जो करंट जा रहा होगा I डैश, वो क्या होगा, जीरो होगा। जो भी करंट जा रहा होगा वो सब इसी रास्ते से होकर के जा रहा होगा, यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है। यानी कि ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो ई के इक्वल होगा। अभी मैंने डिस्कस किया था, क्यों बेटा, ये वाला जो ड्राइवर बैटरी है वो चाहेगा करंट इस रास्ते से जाए, पूरा का पूरा करंट इस रास्ते से जाए, लेकिन ये क्या कर रहा है, ये रास्ता तो ब्लॉक है। तो ये जो ई है वो पूरे करंट को ब्लॉक कर रहा है, इधर से नहीं जाने दे रहा है, तो सारा का सारा करंट इधर से जा रहा है। इसका मतलब ए और बी के बीच का जो पोटेंशियल होगा वही ई के बराबर होगा, तभी तो ये ब्लॉक कर पा रहा है। सो VAB इक्वल टू ई, EMF ऑफ द सेल इक्वल्स टू I इंटू रो x1 अपॉन A, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब क्या करना है बेटा, हमें एक और सर्किट बनाना पड़ेगा। अब हमें एक और सर्किट बनाना पड़ेगा, तब आप समझ पाओगे इसको। तो एक और सर्किट बना लेते हैं बेटा, ये आपका दूसरा सर्किट है, थोड़ा छोटा ही बनाऊंगा। अब यहां से क्या करते हैं बेटा, एक स्विच लगाते हैं हम लोग, फिर क्या करते हैं, एक रियोस्टेट लगाते हैं। रियोस्टेट लग गया, उसके बाद क्या करेंगे, एक ड्राइवर बैटरी कनेक्ट करेंगे, फिर एक एमीटर लगाएंगे और ये जाकर के इससे कनेक्ट हो जाएगा। जैसा ये था वैसा ये, और जैसा ये था वैसा ही पिछले वाला भी था, है ना। चलो अब क्या करेंगे, यहां पर एक मीटर स्केल भी होगा, मीटर स्केल मैंने नहीं बनाया। यहां से बेटा अब हम लोग क्या करेंगे, एक और सेल को कनेक्ट कर देंगे, सेम सेल, यही वाला जो सेल है यहां कनेक्ट कर देंगे, लेकिन इस बार इसके यहां पर पैरेलल में एक रेजिस्टेंस आर को हम लोग कनेक्ट कर देंगे, कैपिटल आर। फिर यहां पर की और यहां पर गैल्वेनोमीटर, और यहां पर वायर के हेल्प से हम लोग सपोज कर लेते हैं ये आपको वो लेंथ मिल गई,
इसको नाम देते हैं P और Q। अब देखो बेटा होगा ये कि गैल्वेनोमीटर से तो हम लोग नल पॉइंट खोज लेंगे। दूसरे सर्किट को एक्सप्लेन कर देते हैं। नाउ वी विल कनेक्ट अ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस in the parallel to the circuit नहीं, सेल के, इन द पैरेलल टू द सेल के पैरेलल में एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कैलकुलेट ऐड कर देंगे, ठीक है। एंड फाइंड नल पॉइंट, नल पॉइंट को सर्च करेंगे से x2, नल पॉइंट को सर्च कर लिया x2 पे, ठीक है। अब देखो बेटा यहां से तो करंट जीरो है, यहां से जो भी करंट आई जा रहा था, ये जो कांस्टेंट करंट आई फ्लो हो रहा था इस सेल से, ये जो करंट आई जा रहा था वो तो इस सर्किट में कांस्टेंट है, लेकिन नल पॉइंट होने के वजह से यहां से जो करंट जा रहा आई वो जीरो है, यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है। गैल्वेनोमीटर तभी तो जीरो डिफ्लेक्शन देगा। लेकिन ये जो सेल के पैरेलल में जो आर लगा हुआ है, इसके वजह से एक सर्किट में करंट, इस छोटे से सर्किट में करंट फ्लो होगा, जो कि करंट होगा आई डैश। ये आई डैश करंट इधर नहीं जाएगा, ये तो इसी सेल से निकला ना, ऐसे करके घूमता हुआ इसी सेल में चला जाएगा, यानी कि आई डैश। अब ये आई डैश करंट की वजह से क्या होगा, ये आई डैश करंट के वजह से क्या हो जाएगा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस इफेक्टिव हो जाएगा। मतलब सर समझ में नहीं आया। देखो बेटा यहां पर सेल के अंदर से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था। अब मुझे ये बताओ, मुझे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो मुझे जब तक करंट इस सेल से नहीं मिलेगा, इस सेल से जब तक कोई एक करंट नहीं फ्लो होगा, तो क्या इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना आसान हो पाएगा? नहीं। तो हमें जरूरत पड़ा कि इस सेल से एक करंट फ्लो हो, इस सेल से एक करंट फ्लो हो, और वो करंट आई डैश हो। क्यों स्टार्ट हुआ फ्लो? एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वजह से। यहां पर मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा, जिसकी वजह से यहां पर एक करंट, इस सर्किट में, छोटे वाले सर्किट में एक करंट फ्लो होना है। अभी भी यहां से करंट आई डैश जीरो है, आई जीरो है, अभी भी यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, करंट तो यहां फ्लो हो रहा है, ठीक है। चलो, तो अब देखो यहां पर एक कॉन्सेप्ट है बेटा, कि जब भी किसी सेल से कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है, रेजिस्टेंस का मतलब यहां पर बल्ब से है, जब किसी सेल में कोई बल्ब को कनेक्ट करते हो तो एक करंट फ्लो होने लगता है ना, एक करंट फ्लो होने लगता है, और जो करंट फ्लो होगा वो टर्मिनल वोल्टेज की वजह से होगा। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। यहां पर अगर मैं इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज फाइंड आउट करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, देख लो यहां पे मैं लिख रहा हूं टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। V, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल क्या होगा बेटा, ये होगा I डैश R, ये टर्मिनल वोल्टेज होगा बेटा। यहां पर कितना वोल्टेज, इस पॉइंट और इस पॉइंट में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो आई आर होता है, तो आई की जगह पे आई डैश है, क्योंकि इस वाले सर्किट में तो आई डैश करंट फ्लो हो रहा है ना, आई डैश आर, है ना। चलो, और ईएमएफ जब मैं आपको सेल पढ़ा रहा था तब मैं आपको बताया था ईएमएफ ऑफ सेल क्या होता है। ईएमएफ ऑफ सेल का ईएमएफ क्या होता है, सेल का ईएमएफ होता है बेटा टर्मिनल वोल्टेज, यानी कि आई डैश आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि आई डैश स्मॉल आर। बोलो हाँ या ना। चलो, तो टर्मिनल वोल्टेज मतलब ईएमएफ क्या होगा सेल का, तो जितना टर्मिनल पे वोल्टेज आ रहा है और जितना अंदर वोल्टेज ड्रॉप हो गया आई डैश आर।
यही तो। चलो अब क्या करते हैं बेटा, आई डैश को कॉमन कर लेते हैं यहां से। नहीं समझ में आया, फिर से बताऊं। देखो टर्मिनल वोल्टेज सेल का क्या होगा, यहां पर इन दोनों टर्मिनल पे सेल का वोल्टेज क्या होगा, V इक्वल टू आई डैश आर होगा। ये तो क्लियर है। सेल का ईएमएफ क्या होता है, सेल का ईएमएफ क्या होता है बेटा, सेल का ईएमएफ होता है कि टर्मिनल वोल्टेज प्लस इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप। अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, और टर्मिनल पे कितना वोल्टेज आ रहा है, दोनों को जोड़ देंगे तो ईएमएफ मिलेगा ना। मैंने बताया था ईएमएफ ऑफ द सेल इज टोटल पोटेंशियल ऑफ द सेल। सेल के दो प्लेट्स के बीच में जितना ईएमएफ आता है, वोल्टेज आता है, उसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं, और जो टर्मिनल पे आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो ईएमएफ क्या होगा, टर्मिनल पे कितना वोल्टेज आ रहा है और अंदर कितना वोल्टेज ड्रॉप हो गया, दोनों को जोड़ दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, आई डैश को कॉमन कर लिया, यहां पर मिल गया आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, अब इसको इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं और यहां नोट डाउन कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 आई डैश इक्वल टू V अपॉन आर। इक्वेशन 2 से मैंने आई डैश की वैल्यू फाइंड आउट किया और यहां पर आई डैश रख दिया, इक्वेशन नंबर 3। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 E इक्वल टू आई डैश की वैल्यू V अपॉन आर, आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है, क्लियर है। अब जरा सा देखो, मुझे ये स्मॉल आर फाइंड आउट करना है, तो यहां पर स्मॉल आर फाइंड आउट करने के लिए हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, डेफिनेटली करना पड़ेगा। तो मिलेगा आपको E अपॉन V इंटू आर। देखो E अपॉन V, V इधर आ गया तो E अपॉन V इंटू आर इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर, सॉरी ये। ठीक है, तो स्मॉल आर इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, E अपॉन V कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, मिलेगा स्मॉल आर की वैल्यू। अब जो स्मॉल आर होगा, ये कैपिटल आर मैंने कॉमन कर लिया, ये आपको मिला E अपॉन V माइनस 1। समझ में आई बात बेटा, यहां से स्मॉल आर इक्वल टू E अपॉन V माइनस 1। अब ये V क्या है, V आपका टर्मिनल वोल्टेज है बेटा, V आपका टर्मिनल वोल्टेज है। अब इस टर्मिनल वोल्टेज को फाइंड कैसे करेंगे, E अपॉन V। तो यहां से देखो, अब यहां से ये जो V होगा बेटा, ये जो V होगा, यहां पर जो V होगा, यहां से तो कोई करंट नहीं जा रहा है, सर्किट के यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो जो भी VPQ होगा, यानी कि P और Q के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वही होगा आपका ये V, क्योंकि यहां से तो कोई करंट नहीं फ्लो होने दिया ना। तो अब ये V की वैल्यू निकालनी है हमें, तो कहां नोट डाउन करें, एक काम करो बेटा, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो उम्मीद करते बेटा आपने नोट डाउन किया होगा। अब मैं आपको ये V निकाल के दिखाता हूं, ये V क्या होगा, और इसको इक्वेशन नंबर 4 बना लेता हूं। ठीक, चलो ओके। तो अब हमारे पास है V की वैल्यू को निकालना। V की वैल्यू कैसे निकालेंगे ये देख लो आप लोग जरा सा। तो V इक्वल टू VPQ, VPQ यानी कि P और Q के बीच में वोल्टेज ड्रॉप, P और Q के बीच में वोल्टेज ड्रॉप, ये कितना होगा बेटा, I इंटू रजिस्टेंस PQ, PQ रेजिस्टेंस, तो VPQ इक्वल टू I रो X2 अपॉन A। सपोज कर लेते हैं कि ये जो PQ लेंथ आया था आपका, ये जो P और Q लेंथ आया था वो कितना था, X2 था, X2 अपॉन A। ठीक है, और ये क्या होगा, V होगा, वोल्टेज ऑफ द सेल, सेल का वोल्टेज। अब EMF नहीं मिल रहा है, EMF क्यों नहीं मिल रहा है,
देखो बेटा, जब हमने यहाँ पर कैपिटल आर जोड़ दिया तो एक वोल्टेज ड्रॉप हो गया ना यहाँ पे, तो अब जो मिलेगा आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा, यानी कि यहाँ से पी और इस सेल का जो टर्मिनल वोल्टेज होगा, यहाँ से तो कोई करंट नहीं जा रहा है ना, तो पी और क्यू के वोल्टेज के इक्वल होगा। सिमिलरली इसी तरीके से यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा था, तो ए और बी के बीच का जो वोल्टेज था वो ईएमएफ के इक्वल था, लेकिन यहाँ पर हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दिया, इसके वजह से कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गया। अब जो मिलेगा वो वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा इस सेल का और पी क्यू के, यानी कि पी क्यू का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस सेल का वी के इक्वल होगा, टर्मिनल वोल्टेज के इक्वल होगा, दैट इज इक्वल टू वी। ये हो गया, ठीक है। अब V की वैल्यू मिल गई। ये इक्वेशन नंबर 5। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ E एंड V इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में E और V की वैल्यू को हम लोग रख देते हैं। अब E की वैल्यू थी I रो x1 अपॉन a। इक्वेशन पहले देख लो, r इक्वल टू स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, E अपॉन V माइनस 1। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, E की वैल्यू कितनी थी, I रो x1 अपॉन a अपॉन I रो x2 अपॉन a, क्योंकि V की वैल्यू I रो x2 अपॉन a माइनस 1। a से a कटेगा, रो से रो कटेगा, आई से आई कटेगा, तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R x1 अपॉन x2 माइनस 1। ये हो गया बेटा किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग इस तरीके से हम लोग इसको फाइंड आउट करेंगे। तो एक बार और आप लोग इसको ध्यान से देख लो बेटा। सबसे पहले मैंने क्या किया, इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने एक सेल लिया और सेल को डायरेक्टली सर्किट से जोड़ दिया। तो अब ए और बी के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो ई के इक्वल होगा, क्योंकि ई से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो ई उतना ही करंट को अपोज कर सकता है जितना इसके बीच में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, क्योंकि सारा का सारा करंट तो इधर से जा रहा है। तो ई की वैल्यू ए बी के इक्वल होगा, तो वी ए बी इक्वल टू ई इक्वल टू आई रो x1 अपॉन ए। इक्वेशन नंबर 1 बना लिया। अब सेकंड सर्किट में मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को सेल में कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना था, इंटरनल रेजिस्टेंस, इस सेल का जो अंदर वाला जो रेजिस्टेंस है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, वो फाइंड आउट करना था। तो उसको ये कब एक्ट करेगा, स्मॉल आर कब एक्ट करना शुरू होगा, जब कैपिटल आर लगा होगा, जब सर्किट में करंट फ्लो होगा तभी स्मॉल आर एक्ट करता है। तो ये कैपिटल आर मैंने यहां पर इस सर्किट में पैरेलल में लगा दिया। तो इस सर्किट का वोल्टेज ड्रॉप अब कितना होगा, यहां पर वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू, तो आई डैश करंट फ्लो हो रहा है और कैपिटल आर रेजिस्टेंस है ये वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने इस सेल का ईएमएफ फाइंड किया, इस सेल का ईएमएफ। तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है कि एक्सटर्नल में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ और इंटरनल में कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ। तो एक्सटर्नल में आई डैश आर हुआ, इंटरनल में आई आर हुआ, दोनों को सॉल्व किया। फिर मैंने फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 दूसरे इक्वेशन से आई डैश की वैल्यू को उठा करके इस वाले इक्वेशन में रख दिया, तो ई इक्वल टू वी अपॉन आर, आर प्लस आर सॉल्व किया यहाँ पर। फिर यहाँ पर मैंने वी की वैल्यू को फाइंड आउट किया, ये जो वी था, इस वी की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया। तो वी इक्वल टू आई इंटू रेजिस्टेंस पी क्यू, तो वी पी क्यू इक्वल टू आई रो x2 अपॉन ए, वी की वैल्यू मिल गई। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 4, इसके बाद मुझे स्मॉल आर की वैल्यू मिल गई। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, और आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी को कम्प्लीटली ओवर कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं बेटा कि पूरा का पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होगा। और मेरे कॉमर्स गुरु क्लासेस और साइंस गुरु क्लासेस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना भूलना मत, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना बेटा, क्योंकि बेल आइकन से ही आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, अपडेट आता रहेगा कि इसके बाद कौन सा लेक्चर आपको मिला है। तो अपना ध्यान रखना, कोरोना से सेफ रहना, हेल्दी रहना, पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ और नए चैप्टर के साथ। गुड बाय बच्चों।